नमस्कार बच्चों, मैं आपका अर्थशास्त्र का अध्यापक बलवंत विश्वकर्मा। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुद्रा या मनी। मुद्रा या मनी के बारे में हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि असली अर्थशास्त्र हम अब पढ़ रहे हैं। फिलहाल मुद्रा अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ें और मुद्रा के बारे में पढ़ें उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुद्रा जब नहीं था तो हमारे समाज का काम कैसे चलता था। मैं बताऊं आपको कि मुद्रा हमारे जीवन शैली को बहुत ही आसान बना दिया है। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आग के आविष्कार के बाद हमारा खान पान या अन्य काम आसान हो गया, या पहिए के आविष्कार के बाद हमारे बहुत सारे कार्य आसान हो गए या हमारे गतिशीलता बढ़ गई। इसी तरह से मुद्रा भी अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से एक खोज है। उसके पहले हमारा जीवन बहुत ही संघर्षमय और कठिनाइयों से परिपूर्ण था। मुद्रा नहीं था तब हमारे समाज का व्यवस्था किस प्रकार से होता था, इसके बारे में आज पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा नहीं था तो निश्चित रूप से वस्तुओं के लेन देन के लिए हम वस्तुओं से विनिमय करते होंगे। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित होगी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब वस्तु का वस्तु से लेन देन करना, यानी कि हम एक वस्तु देंगे और दूसरा कोई वस्तु हमें देगा। हम दोनों आपस में वस्तुओं का लेन देन कर लेंगे तो हमारा वस्तु उसके पास पहुंच जाएगा और उसका वस्तु मेरे पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार के प्रणाली को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो मुद्रा नहीं था तो निश्चित रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली ही समाज में प्रचलित थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यदि प्रचलित थी तो क्यों वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, यानी कि क्या दशाएं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए कुछ महत्वपूर्ण दशाएं हैं, जैसे इसमें दो पक्षों का होना आवश्यक है। दो पक्ष का मतलब एक देने वाला और एक लेने वाला, दो पक्ष होना आवश्यक है, तभी जो है वस्तुओं से हम विनिमय कर पाएंगे। दूसरी दशा है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये क्या होता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का तात्पर्य है कि हम जिस वस्तु को चाह रहे हैं और हम जिस वस्तु को देना चाह रहे हैं, वैसा ही संयोग कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए, यानी कि हम जो देना चाह रहे हैं वह लेने वाला हो कोई, और जो वह देना चाह रहा है मेरी आवश्यकता हो। तो इस तरह से दोहरा संयोग यदि हो जाता है तो वस्तु का विनिमय हो जाता है। एक उदाहरण से मैं बताऊं, जैसे मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है। मुझे चावल की आवश्यकता है और आपको गेहूं की आवश्यकता है, तो हम लोग आपस में आसानी से अदला बदली कर लेंगे। आप हमको चावल दे देंगे और मैं जो है आपको गेहूं दे दूंगा, तो गेहूं और चावल का एक दूसरे से अदला बदली हो गया। चूंकि हमारी और आपकी आवश्यकताएं एक दूसरे से मैच करती है, इसलिए इस संयोग को ही
वस्तु का दोहरा संयोग कहते हैं। तीसरी दशा है यातायात के साधनों का अभाव। यातायात के साधनों का अभाव का मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जान लीजिए कि जो है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे। इसलिए आसपास ही हम लोग खोज करके दोहरे संयोग को प्राप्त करके वस्तु विनिमय प्रणाली को हम लोग चलाते थे, या उस समय का समाज चलता था। तीसरा है मुद्रा का अभाव। निश्चित रूप से मुद्रा नहीं था तभी जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। मुद्रा होता तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता ही नहीं, अर्थात मुद्रा उस समय नहीं था। अगला पॉइंट है सीमित आवश्यकताएं। देखिए आज के समाज के लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और असीमित हो गई हैं। जितना ही वस्तुएं और सेवाएं आपके पास हैं उतना ही और ज्यादा की आवश्यकता आपको होती है। इसलिए जो है आवश्यकताएं असीमित हो गई हैं आज के समय में। जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली जिस समय प्रचलन में था उस समय लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी। निश्चित रूप से यातायात के साधन नहीं थे, दूर दूर के लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, तो या इन्वेंशन बहुत ज्यादा आविष्कार भी नहीं हुए थे उस समय, तो लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी। और आवश्यकताओं के सीमित होने के वजह से आसानी से वस्तु विनिमय हो जाता था, क्योंकि बहुत कम वस्तुओं और सेवाओं में ही लोगों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, और उन कम वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से आसानी से लोग दोहरे संयोग को प्राप्त कर लेते थे। और अंत है सीमित क्षेत्र। वस्तु विनिमय प्रणाली में जिस एरिया में यह प्रणाली प्रचलित होती थी वह एरिया बहुत छोटा होता था, सीमित था, क्योंकि वस्तुओं का वस्तुओं से अदला बदली होना है तो वस्तुओं को बहुत दूर नहीं ले जाया जा सकता, या बहुत दूर से वस्तुओं को अपने वहां नहीं मंगाया जा सकता। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए सीमित क्षेत्र का होना भी आवश्यक था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसकी भी आवश्यकताएं होगी। हालांकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार वस्तु विनिमय प्रणाली की दोष ही दोष दिखाई देंगे, लेकिन उस समय कुछ न कुछ लाभ थे इसके। उसके लाभ को हम देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली यदि प्रचलित थी तो क्या लाभ था, इसमें देखते हैं। जो मुख्य लाभ है उसी को मैं बताऊंगा। इसमें पहला लाभ है कि उत्पादकों को अधिकतम संतुष्टि मिलती थी। देखिए लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, तो उत्पादक जो है मुख्य रूप से खान पान की आवश्यकता वाली वस्तुओं का ही उत्पादन किया करते थे। तो उत्पादन जो है हम एक वस्तु का जिस वस्तु का जो है ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं उस वस्तु का हम उत्पादन करते थे, और दूसरा व्यक्ति जिस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकता था वह दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का उत्पादन करता था, और हम दोनों आपस में एक दूसरे से अतिरिक्त उत्पाद का विनिमय कर लेते थे, जिससे हमारी भी संतुष्टि अधिकतम हो जाती थी और जिससे विनिमय हम करते थे उसकी भी संतुष्टि अधिकतम हो जाती थी। यदि दोनों वस्तुओं का हम एक साथ उत्पादन करने लगे तो हो सकता है कि कुल उत्पादन कुछ कम हो जाता। इसलिए जिस वस्तु में के उत्पादन में हमारी दक्षता है उस वस्तु का हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लेते थे, और दूसरा व्यक्ति की दक्षता जिस वस्तु के उत्पादन में थी वह उस वस्तु का उत्पादन कर लेता था। इस वजह से
पूरे समाज में उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा हो जाता था। दूसरा लाभ है सरल प्रणाली। भाई वस्तु के बदले में लेन देन हो रहा है तो बहुत ही आसान है ना प्रणाली। हमने एक वस्तु आपको दिया, आपने दूसरी वस्तु हमको दे दिया, तो यह प्रणाली भी बहुत ही आसान था। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली एक सरल प्रणाली थी। दोनों पक्ष लाभान्वित। वस्तु से विनिमय होने से दोनों पक्षों को लाभ हो जाता था। लाभ कई दृष्टिकोण से हो जाते थे, जैसे एक तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था, आसपास ही दोहरे संयोग के द्वारा जो है हम वस्तु को प्राप्त कर, अपनी आवश्यकता की वस्तु को प्राप्त कर लेते थे। दूसरी बात कि चूंकि हम केवल उसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं जिसमें हमारी दक्षता है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाता था। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। इसमें विदेशी व्यापार बहुत आसानी से सरल तरीके से हो जाता है, क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में आप देखेंगे कि अनेक देशों की अनेक मुद्राएं होती हैं जिसके विनिमय में कठिनाइयां आती हैं। हालांकि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में जो है हम उसको सरल बना लिए हैं, लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा विनिमय बहुत ही कठिन था, क्योंकि अनेक देशों में अनेक प्रकार की मुद्राएं होती थी। उन मुद्राओं के मूल्य का मापन करना बहुत ही कठिन कार्य था और मूल्य के मापन के पश्चात उसका व्यापार करना और कठिन था। इसलिए जब वस्तु से विनिमय हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो बहुत ही आसानी से एक वस्तु दे करके और दूसरी वस्तु को हम प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था। अगला है पारस्परिक संबंध प्रगाढ़। भाई हम जिस व्यक्ति को वस्तु देंगे और जिस व्यक्ति से हम वस्तु लेंगे, हम दोनों के बीच संबंध तो बनेगा ना, और यह संबंध बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्रगाढ़ होगा, क्योंकि एक दूसरे के आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर रहे हैं, जिससे संबंध और मजबूत होता है। अगला है धन के केंद्रीकरण की संभावना नहीं होती। इस विनिमय प्रणाली में धन को स्टोर करके, इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि वस्तु को ज्यादा समय रखेंगे तो वह खराब हो जा सकती थी, और पैसा मुद्रा तो है नहीं कि जो है उसको मुद्रा में कन्वर्ट करके लंबे समय तक रखें। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकता था, इसलिए उस वस्तु को कहीं न कहीं विनिमय कर देना पड़ता था, जिसके वजह से धन का केंद्रीकरण, एक जगह स्टोर होना, केंद्रीकरण नहीं हो पाता था जो है, और समाज में सभी लोग लगभग बराबरी के रूप में होते थे, समान अधिकार लोगों को प्राप्त हो जाता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं बता दूं कि इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली की जो बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां हैं या दोष हैं, उसको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जीवन यापन करना कितना कठिन था। अभी तक तो वस्तु विनिमय प्रणाली का सकारात्मक पक्ष के बारे में ही चर्चा हमने किया, लेकिन जब इसकी नकारात्मक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको लगेगा कि उस समय के लोग कैसे अपना काम करते होंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या है, उस दोष के आधार पर ही मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलन में आया। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।